हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और अध्ययन अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और कुछ ही क्वेश्चन आंसर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं अपने सेशन में, क्वेश्चन आंसर तो जरूर आपको आने चाहिए, भले आपने चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो फार बेटर है, नहीं पढ़ा है तो अफसोस नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर जरूर कर लेना है। और इसी 9वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनके पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आइए अपना जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास शुरू करते हैं। और मैं बार बार कहता हूं किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हिंदी माध्यम उनका होना चाहिए। हिंदी माध्यम के बच्चे, आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है प्रत्येक स्टेट में, और मैं जो पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ। तो एनसीईआरटी को जिस भी स्टेट में फॉलो किया जाता है उस सभी स्टेट के बच्चों के लिए सेशन जो है काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शेड्यूल की बात करें तो आज जो है सैटरडे है और सैटरडे के अकॉर्डिंग पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास है। आज की क्लास के बारे में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म किया था कि आज की क्लास 1 घंटा जस्ट डिले रहने वाली है। यानी जो 7 बजे हिस्ट्री की क्लास शेड्यूल थी वह 8 बजे होने वाली है। ठीक है, 7 बजे के बदले 7 बजे के बदले क्लास 8 बजे होगी और 8 बजे के बदले क्लास 9 बजे होने वाली है, क्योंकि हम लोग कुछ टेक्निकल इशू फेस कर रहे थे जो अभी सॉल्व कर दिया गया है। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल के ही नाम पे है, अध्ययन अड्डा नाम है टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब चीज। उसके बाद हम लोग अपना पहला क्वेश्चन जो है यह देख लेते हैं, लेकिन मुझे हाइड होना पड़ेगा यहाँ से, और मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने खुद को हाइड कर लिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भूमंडलीकरण क्या है। हमारे चैप्टर का नाम ही है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। तो यह भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण है क्या? 2012, 20 और 21 के एग्जाम में कंटिन्यू पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसकी पूरी संभावना बनती है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। मैं ऐसा नहीं कहता कि 24 के ही एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 24 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में यहाँ पूछा गया है तो उत्तराखंड के बोर्ड में पूछ लिया जाए, या राजस्थान के बोर्ड में पूछ लिया जाए, या झारखंड के बोर्ड में पूछ लिया जाए, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इसलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। विश्वव्यापी जो भूमंडलीकरण है या वैश्वीकरण है, यह एक बहुआयामी अवधारणा है जिसे एक विश्वव्यापी प्रवाह के रूप में समझा जाना चाहिए, जो कैसे पैदा हुआ? विश्वव्यापी जुड़ाव से पैदा हुआ। और ये जुड़ाव कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी ज्यादा हुई, टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास हुआ, लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आने जाने लगे, सूचनाओं का आदान प्रदान होने लग गया, विचारों का आदान प्रदान होने लग गया, उसके बाद संस्कृति का आदान प्रदान होने लग गया। तो इसी वजह से जो विश्वव्यापी जुड़ाव हो गया कहीं ना कहीं। उसके बाद विश्वव्यापी प्रवाह के उदाहरण है, कुछ उदाहरण दे देंगे। विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज्यादा देशों में जाना, वस्तुओं का विभिन्न देशों में पहुंचना, या फिर बेहतर आजीविका की तलाश में विश्व के विभिन्न देशों में लोगों की आवाजाही। ये हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे। और 2 नंबर में, यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है तो इतना लिख देना है, 40 से 60 वर्ड में। बार बार कहता हूं जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको 40 से 60 शब्दों में आपको लिखना रहता है, इससे ज्यादा शब्दों में कोशिश भी मत कीजिएगा। कम से कम 40 और अधिक से अधिक 60-70 शब्द लिख करके खत्म कर दीजिएगा। 10-5 शब्द को उतना नहीं देखा जाता अगर आपका क्वेश्चन इफेक्टिव है, लिखा हुआ आंसर इफेक्टिव है तो। उसके बाद आप लोग सेशन देख जरूर रहे होंगे, तो साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और कमेंट मैं आपसे आखिरी में मांगूंगा सेशन खत्म होने के बाद, मुझे अभी कमेंट नहीं चाहिए आपके। अभी आप क्लास पे फोकस करें, आखिरी में आप लोग कमेंट करेंगे कि सर सेशन कैसा लगा। और आपका कमेंट आता है मुझे बहुत मोटिवेट करता है, यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ कि ये कमेंट जो है देख करके कि सर ये अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक बच्चे ने कहा था कि सर नाम चेंज कर लीजिए। भाई मैंने बहुत ही मेहनत करके ये नाम सोचा है। इससे पहले आपको पता है ना, इस यूट्यूब चैनल का नाम क्लास फर्स्ट रखा गया था, जो कभी सर्च में आता ही नहीं था। यहाँ तक कि अगर आप फिल्टर लगा कर भी सर्च करते चैनल का तो भी नहीं आता था। इसलिए बहुत ही सोच विचार करके ये नाम रखा गया है, और ये नाम अब रह गया, ये नाम अब चेंज नहीं होगा। तो जो भी मेरे भाई कह रहे थे कि सर नाम चेंज कर लीजिए, या जो भी मेरी बहन कह रही थी, जो स्टूडेंट कह रहे थे नाम चेंज कर लीजिए, जाहिर सी बात है मैं सबको अपनी
स्टूडेंट मानता हूँ और सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह ही हैं, ठीक है? इसलिए मैं किसी को गलत गाइड नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। तो अध्ययन अड्डा नाम जो है ये फिक्स हो गया है, इस पे कोई डिबेट ना करें, ठीक है? और एक बार आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो पूरा-पूरा आ जाता है। यहाँ आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, ठीक है? आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, अध्ययन अड्डा आ जाएगा, ठीक है? इतना ज़्यादा सर्च किया जा चुका है सिर्फ़ कुछ ही दिनों में। तो ये जो है ना बहुत सोच समझ के नाम रखा गया, इसलिए इस नाम पे कोई डिबेट नहीं हो सकता। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, और ये 2011 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण की परिभाषा तो हम लोग देख ही चुके हैं, लेकिन क्या 2 नंबर में उतना ज्यादा भूमंडलीकरण लिखने के बाद क्या फिर से हम उदारीकरण लिखेंगे? नहीं, हम इसको अलग तरीके से लिखने वाले हैं। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का जो बुनियादी अर्थ है प्रवाह, प्रवाह जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, जैसे विचारों का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, वस्तुओं का व्यापार और लोगों की आवाजाही इत्यादि। ये हो गया हमारा वैश्वीकरण का परिभाषा। दूसरा हम उदारीकरण का देंगे। उदारीकरण का अर्थ होता है, 2 बार कहा गया, उदारीकरण का अर्थ जो होता है उन प्रतिबंधों को समाप्त करना या उनमें छूट देना जो एक राष्ट्र के विकास में बाधक बन गए। मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है, कोई इंग्लैंड की कंपनी है, कंपनी का मालिक होगा, यानी कि सीधा सा बात करते हैं, कोई व्यक्ति है, वह इंडिया में निवेश करना चाह रहा है, भारत में निवेश करना चाह रहा है, ताकि वो भारत में क्या कर निवेश करे और पैसा कमाए। और इससे होगा क्या, जो भारत के जो लोकल लोग होंगे, जो भारत के कुशल कारीगर होंगे, उनको भी जॉब जॉब की अपार संभावनाएं मिलेगी। लेकिन है क्या कि सरकार की कुछ नीतियां हैं जिस वजह से वो यहाँ पे निवेश नहीं कर पा रहा है। तो उदारीकरण का यही अर्थ होता है, जो प्रतिबंध है, जो नियम है, उसको आप समाप्त कर दीजिए या उन नियमों में कुछ छूट दे दीजिए, जिस वजह से जो निवेश है हमारे देश में आ सके। इसमें सरकार निजी क्षेत्रों को देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह भी क्वेश्चन 2 नंबर वाले में ही पूछा गया है, इसलिए आपको और ज़्यादा नहीं लिखना होगा। और मैं बार-बार कहता हूँ, जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। अब बहुत जो लोग हैं, बहुत जगह यूट्यूब से देख कर के आए हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको कहीं भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं मिलने वाला है। मैंने चैप्टर इसलिए छोड़ दिया कि आप लोगों का चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और आप लोग क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे थे, इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ही करा दिया जाए, और इतना करा दिया जाए कि कम से कम 95 तो आप लोग ले ही आएंगे। यकीन मानिए, आप मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी की बात कर रहा हूँ और मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। इस तीनों सब्जेक्ट में, हिस्ट्री पॉलिटी में 100-100 नंबर का पूछा जाता है, तो 90 से 95 नंबर, ध्यान रखिएगा। ये मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं कि 90 से 95 नंबर, जो भी हमारे साथ, जो भी मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ा हुआ है, 90 से 95 नंबर मैं आपका कहीं नहीं जाने दूंगा। हिस्ट्री और पॉलिटी में 100 नंबर में से, और ज्योग्राफी में 70 नंबर का पूछा जाता है, उसमें मैं 60 से 65 नंबर आप लोगों का नहीं जाने दूंगा। आपका प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिकल में अब आप कितने मार्क्स ले आते हैं 30 नंबर में से। तो इतना आप यकीन रखिए, इतना आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला है अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं इस चैनल पे। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें बताना ज़रूरी होता है, ताकि जो है आपका और मेरा जो ये विश्वास है ये बना रहे। आप इस चैनल पर क्यों आए हैं, ये उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। आप इस चैनल पर आए हैं सीखने के लिए, कुछ अलग पढ़ने के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में, ऐसा तो नहीं है थ्योरी पूछा जाता, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, तो कम से कम उतना क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस आप करके जाए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर पूछ ले, उसका जवाब हम दे देंगे। और ये भरोसा आप हम पे रखिए, इतना तो मैं आपको करवा ही दूंगा। ऑब्जेक्टिव में मैं काफ़ी बार कहता हूँ, 50 में हिस्ट्री और पॉलिटी में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 बनाने होते हैं। 50 में मुझे 49 नहीं चाहिए, 50 में मुझे आप लोगों से 50 ऑब्जेक्टिव चाहिए, सही सही। और जो ज्योग्राफी में 35 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से मुझे 34 नहीं चाहिए आप लोगों से, उसमें से मुझे 35 ऑब्जेक्टिव चाहिए। इतना यकीन मानिए, इतना सारा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को करवा दूंगा, तरह तरह के ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से नंबर न जाए, और नंबर जाएगा तो 5 या 10 नंबर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्टिव से जाए। हालांकि 95 के आसपास गोल जरूर रखना है आप लोगों को। कितना गोल रखना है? 95 के आसपास गोल रखना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय क्या है? आप दूसरा चैप्टर या पहला चैप्टर, जो हमारा पहला बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका जो दूसरा है पहला चैप्टर, वहां भी देखिएगा, वहां भी आर्थिक न्याय की परिभाषा मिलेगी, लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से मिलेगी और यह कुछ ज्यादा बेटर तरीके से है। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का सामान्य अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में न्याय। कैसे? मानव समाज में धन और संपत्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे धन और संपत्ति है, जो हमारे पास पैसा है, कितनी हमने प्रॉपर्टी बनाई है, कितना बड़ा हमने घर बनाया है, कितनी ज़मीन में बनाई है, कितने ज़मीन हमारे पास है, कितना बैंक बैलेंस में पैसा है, कि हमारे पास कौन-सी गाड़ियाँ हैं, ये सब कहीं न कहीं फैक्टर है, मैटर करता है समाज में, ठीक है? लोग देखते हैं और लोग सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये सब होना चाहिए। धन और संपत्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति समाज में उच्च दर्जा तथा शक्ति प्राप्त करता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप अभी गरीब हैं, आप पढ़ लिख लीजिए, आप कुछ बन जाइएगा, तो समाज में आपकी एक अलग तरह से इज़्ज़त होगी और साथ ही साथ अगर आप कुछ उतने बड़े लेवल के लोग बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके हाथ में शक्ति भी होगी। मान लीजिए कहीं ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, आप चुनाव लड़े, जीत गए। मान लीजिए आपने यूपीएससी, बीपीएससी दिया, आपका निकल गया। मान लीजिए आपने विधायक, एमएलए का चुनाव लड़ा आगे चल कर के, तो आप क्या होते हैं, जीत जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके पास शक्ति भी आ जाती है और समाज में आपका एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, एक उच्च दर्जा मिलता है आपको समाज में। इसलिए सरकार को ऐसे उपलब्ध करवाने चाहिए, जिससे समाज में आर्थिक शक्ति या जो धन संपदा है, यह न्यायपूर्ण वितरण इसका हो सके तथा समाज का प्रत्येक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हो जाती है, तो कहीं न कहीं भेदभाव भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि समाज में पैसे के मतलब आर्थिक वजह से किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था खराब है, मतलब किसी व्यक्ति की आर्थिक हालत खराब है, वो गरीब है, वह सही से 2 वक़्त की रोटी नहीं जुटा पाता है, तो उसके साथ इस बात पे भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उसके पास पैसा नहीं है और सरकार उसके लिए अलग से एक व्यवस्था बनाएगी, एक अलग से जो व्यवस्था करेगी, जिससे उस व्यक्ति को पैसे की आमदनी हो सके और वह समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन, एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। तो मैं समझता हूँ कि ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, 2012 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को बताएँ, 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ 2 नंबर और 5 नंबर के दोनों तरह के क्वेश्चन बनेंगे। 2 नंबर के भी बनेंगे, 5 नंबर के भी बनेंगे। अगर 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको 5 से 6 पॉइंट में लिखना है और 2 नंबर में पूछा जाता है, तो 2 से 3 पॉइंट में आपको लिखना ही लिखना है। हम लिखेंगे, शुरू करेंगे हम अपना आंसर कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव जो है, यह निम्नलिखित है। पहला, राज्यों की आत्मनिर्भरता जो है, यह इससे बढ़ गई है और कोई भी राष्ट्र अलग होकर नहीं रह सकता। विश्व जो है एक ग्राम की तरह, एक गाँव की तरह हो चुका है। संचार व्यवस्था ने लोगों के जीवन शैली को पूर्णतः बदल करके रख दिया है। विश्व में जो संस्कृति का है, यह विकास हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। विश्व में जो है समरूपता आ गई है, एक सिरुपता आ गई है, विश्व में लोगों को एक नज़र से देखा जाने लग गया है। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह प्रसार हो रहा है और भविष्य में इस व्यवस्था का सार्वभौमिकरण होने की पूरी संभावना है, यानी कि पूरी दुनिया में जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के होने की पूरी संभावना बनती है। लोगों के जीवन में नए सांस्कृतिक मूल्यों का संचार हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है। उसके अलावा जो छठा पॉइंट है, लोग विश्व के किसी भी भाग में होने वाली घटना से परिचित होते हैं। कोई भी घटना चाहे विश्व के किसी भी कोने में होती है, हमारे और आप तक सेकंडों में, मिनटों में पहुंच जाती है। यह संचार क्रांति से ही, वैश्वीकरण से ही संभव हो पाया है। समस्त विश्व एक ग्राम की तरह होता जा रहा है। कुल 7 पॉइंट है। अगर 2 नंबर में पूछे तो 2 से 3 पॉइंट में लिखना है। अगर 5 नंबर में पूछे तो 5, 6, 7 जितना पॉइंट में आप लिख सकते हैं, जितना आपको याद है उतना पॉइंट में आपको लिख देना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सकारात्मक प्रभाव पूछा गया है लेकिन नकारात्मक प्रभाव नहीं पूछा गया है। तो क्या इसकी संभावना नहीं बनती कि नकारात्मक परिणाम पूछा जाए? एक बार सकारात्मक परिणाम पूछा ही जा चुका है, तो बिल्कुल संभावना बनती है और इसलिए हम लोग नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी अभी वर्णन करने वाले हैं इसका। पहला है, मौजूदा वैश्वीकरण जो है, यह विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है। जो विश्वव्याप में पूंजीवाद जो फैला हुआ है, जिस वजह से गरीब और अमीर होते जा रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं खाका है, यह भी वैश्वीकरण की ही देन है, जो अमीरों को और ज़्यादा अमीर तथा गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाती है। उसके बाद राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा करने की राज्य की क्षमता में कमी आती है। कहीं न कहीं हमने पढ़ा था ना नकारात्मक परिणाम, कि राज्य की क्षमता में कमी आती है। राज्य की क्षमता में जैसे ही कमी आएगी, तो गरीबियों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए इसके ये एक नकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर से कायम हो गया है।
ठीक है। उसके बाद चौथा है परंपरागत संस्कृति की हानि होगी, यानी जो पहले से जो कल्चर चला आया है कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीके से हाथ धो बैठेंगे। ये इसके नेगेटिव साइड हैं। और लास्ट है पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये धीरे धीरे फैल रही है, अपने पैर पसार रही है और उनकी भूमिका जो धीरे धीरे बढ़ी है, इस वजह से सरकार जो अपने फैसले लेती है उसमें कहीं ना कहीं उनका प्रभाव होता है। चाहे ऐसे लिख सकते हैं या सरकार के फैसलों को प्रभावित करती है या करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुल हम इतने ही क्वेश्चन आंसर करने वाले इस टॉपिक से, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं गए हैं, लेकिन एक संभावना बनती है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सारे बच्चे शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।